So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, जबरदस्त चल रही है, राइट? तो आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए द रिवीजन लेक्चर फॉर कंपनी ऑडिट। तो यार एक एक करके अपन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, हर किसी के रिविजनरी लेक्चर के साथ आएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो। एंड बिलीव मी, दिस रिविजनरी लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ये जो कंपनी ऑडिट का ही अपना रिवीजन लेक्चर है भाई, तुम इसको आखिरी तक देखना, तुमको पता चलेगा कि हाँ ये तुम्हारे लिए वाकई ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? एंड अगेन एक चीज यार, कम समय में अपने को रिवीजन करना है तो अपना जो स्पीड रहेगा थोड़ा सा फास्ट रहेगा, बट अगेन अपन कोशिश करेंगे कि कम समय के अंदर अपन रिवाइज भी कर सकें, चीजों को याद भी कर सकें। एंड आप भी मेरे साथ हर चीज को क्या करने वाले हो सर? रिपीट करने वाले हो, हर चीज रिपीट करने वाले हो। जो मैं बोलूंगा आप साथ ही साथ क्या करोगे? अपने मन ही मन रिपीट करते रहोगे। दैट इज समथिंग यू आर गोइंग टू डू, ठीक है? और काफी जगह मैंने कुछ रिटर्न नोट्स ड्राफ्ट कर रखे हैं, तो आप मेरे साथ साथ क्या कर लोगे सर? उन रिटर्न नोट्स को ड्राफ्ट कर लोगे, समराइजिंग द सेक्शंस एंड द सबसेक्शंस। तो देखना, अगर कंपनी ऑडिट की बात करें तो कंपनी ऑडिट का जो चैप्टर है ना, दैट इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट। दैट इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड दैट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 139 टू 148 एंड दैट इज रेड विद द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। तो चैप्टर नंबर कौन सा सर? चैप्टर नंबर 10 है, और ये जो 10 है ना वो रोमन में 10 लिखते हैं। और सेक्शंस कौन सा कवर करता है सर? सेक्शन 139 से लेके 148 तक कवर करता है एंड दैट इज रेड विद द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। अब टेक्निकली स्पीकिंग तो कंपनी ऑडिट के अंदर सिर्फ इतना ही एलिमेंट इंक्लूड होता है, लेकिन आईसीएस स्टडी मटेरियल की बात करें तो आईसीएस स्टडी मटेरियल के तहत, आईसीएस स्टडी मटेरियल के अंदर उन लोगों ने कंपनी ऑडिट के साथ ही कंपनी अकाउंट्स के कुछ सेक्शंस भी इंक्लूड कर रखे हैं, राइट? सो दे हैव इंक्लूडेड सम सेक्शंस ऑफ कंपनी अकाउंट्स आल्सो इन द कंपनी ऑडिट चैप्टर। जैसे कि नफरा का सेक्शन है, 132 है, 130 है, 131 है, रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कुछ ऐसा सेक्शन है जो टेक्निकली कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में जाता है, बट अगेन इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में उन चीजों को भी कंपनी ऑडिट में ही डाल रखा है। डिविडेंड के कुछ सेक्शंस भी कंपनी ऑडिट के चैप्टर में ही डाल रखे हैं, ठीक है? बट टेक्निकली जो कंपनी ऑडिट का पार्ट है सर, वो क्या है? अपना सेक्शन 139 से लेके 148 है। अब फटाफट एक बार समराइज करते हैं सर, सेक्शन 139 से 148 के अंदर आप क्या क्या स्टडी करने वाले हो, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्लो ऑफ सेक्शंस। तो सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले कंपनी के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। क्या होगा? सबसे पहले कंपनी के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है? अपॉइंटमेंट हो गया। अब अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट रिमूवल होता है। मतलब हर आने वाला व्यक्ति एक दिन जाएगा, हर आने वाला व्यक्ति एक दिन जाएगा, या तो अपनी मर्जी से जाएगा या तो निकाला जाएगा, बट हर आने वाला व्यक्ति एक दिन जाएगा, ठीक है? तो सेक्शन 139 सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात करता है, और सेक्शन 140 देन रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स की बात करता है। अब सोचो, ऑडिटर को रिमूव क्यों किया गया, ऑडिटर को क्यों निकाला गया? ऑडिटर को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो डिसक्वालिफाइड था, वो एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट नहीं था। तो सेक्शन 141 जो अगला सेक्शन है, दैट टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है जी? तो सेक्शन 139, 140, 141 तीनों सेक्शंस अपने एक फ्लो में बनता है। अब मान लो मैं तो एलिजिबल हूं जी, मैं तो एलिजिबल हूं, मैं तो क्वालिफाइड हूं टू बी अपॉइंटेड एज द कंपनी ऑडिटर। तो सबसे पहले मैं किस चीज की बात करूंगा? सबसे पहले मैं किन चीजों की बात करूंगा? सबसे पहले सर मैं अपने रेम्यूनरेशन की बात करूंगा। पैसा कितना मिलने वाला है, पैसा कितना मिलने वाला है। अब जब हम अपने पैसे की बात करेंगे तो मैनेजमेंट किस चीज की बात करेगा? मैनेजमेंट हमें अपने राइट्स एंड ड्यूटीज याद दिलाएगा कि अरे भाई रेम्यूनरेशन की बातें काहे करते हो, सबसे पहले अपने राइट्स एंड ड्यूटीज समझ लो। हम घर में भी जब भी पैसे मांगते हैं, रेम्यूनरेशन मांगते हैं, तो हमें हमारी सारी तरीके की राइट्स एंड ड्यूटीज याद दिला दी जाती है, राइट? तो सेक्शन 143 हो गया राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सबसे पहले सेक्शन 131 जिसके अंदर 139 जिसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात होने वाली है, फिर सेक्शन 140 जिसके अंदर रिमूवल रेजिग्नेशन की बात होने वाली है, फिर सेक्शन 141 जिसके अंदर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन की बात होने वाली है, फिर सेक्शन 142 के अंदर रेम्यूनरेशन की बात होने वाली है, सेक्शन 143 के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज की बात होने वाली है। अब याद रखना सर, ड्यूटी करते 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 कुछ ऐसा होता है कि ऑडिटर को एड्स हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? एड्स हो जाता है? ऐसा क्या कर लिया भाई ऑडिटर ने? अरे भाई अपनी सोच में तुम काबू रखो यार, बेकाबू ना हो जाओ, अपनी सोच में तुम काबू रखो, है ना? एड्स हो जाता है। मतलब एड्स इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर द प्रोहिबिटेड सर्विसेज दैट आई टीच इन द क्लास एंड रिवीजन लेक्चर के अंदर में बताने वाला हूं।
तो एड्स एक फॉर्मूला है प्रोहिबिटेड सर्विसेज याद करने का, ठीक है। और एड्स क्या है, प्रोहिबिटेड चीज है, मतलब आप क्या बोलोगे, एड्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड चीज है, ठीक है। तो सेक्शन 144 क्या हो गया सर, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, प्रोहिबिटेड सर्विसेज दैट इज ऑडिटर को एड्स हो गया, और एड्स एक फुल फॉर्म है टू रिमेंबर ऑल द प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अब यानी कि ऑडिटर जाने वाला है, परमानेंटली ऊपर जाने वाला है, परमानेंटली क्या करने वाला है सर, सिधारने वाला है, जाने वाला है। तो जाने से पहले इंसान क्या सोचता है, जाने से पहले इंसान सोचता है लेट मी कंप्लीट ऑल माय पेंडिंग वर्क। तो ऑडिटर क्या सोच रहा है, लेट मी साइन द ऑडिट रिपोर्ट, लेट मी साइन द ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद ऑडिटर सोच रहा है यार एक बार आखिरी बार एजीएम में जाऊं, एजीएम अटेंड करूं और सारे मेंबर्स से मिल लूं, ठीक है ना, मेंबर से मिल लूं। और अगर ऐसा वो नहीं करता है उसके ऊपर लगती है पेनल्टी, क्या लगती है, पेनल्टी, और इंकर करना पड़ता है जेब से कॉस्ट, इंकर करना पड़ता है जेब से कॉस्ट। तो सेक्शन 145 साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट हो गया, सेक्शन 146 अटेंडिंग द एजीएम हो गया, सेक्शन 147 पेनल्टी हो गया सर, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट हो गया। तो सेक्शन 139 से 148 याद रखने का फ्लो है अपना। 139 सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, फिर उसको ऑपोजिट रिमूवल रेजिग्नेशन। सेक्शन 140 रिमूवल क्यों हुआ, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं था, डिस्क्वालिफाइड था। तो सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हमने अपने रेम्यूनरेशन की बात की, लेकिन मैनेजमेंट ने हमें अपनी ड्यूटीज याद दिला दी। तो सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन, सेक्शन 143 राइट्स एंड ड्यूटीज। ड्यूटी करते 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 कुछ ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं सर, प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपने को एड्स हो जाता है, यानी अपन ऊपर जाने वाले हैं। तो अपन सोच रहे हैं कि अपना पेंडिंग काम खत्म कर लें, तो लेट अस साइन द ऑडिट रिपोर्ट, लेट अस अटेंड द एजीएम। अगर नहीं करा तो इंकर होगा पेनल्टी, और पेनल्टी के तहत इंकर होगा कॉस्ट, दैट इज 148 कॉस्ट ऑडिट। क्लियर है। तो ये सारा अपना फ्लो ऑफ सेक्शंस हो गया, ये सारा अपना फ्लो ऑफ सेक्शंस हो गया। 143 राइट्स एंड ड्यूटीज, 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, 146 अटेंडिंग द एजीएम, 147 पेनल्टी एंड 148 कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। तो एक एक करके सेक्शंस को देखते हैं सर। तो सेक्शन 139 जो सबसे पहला सेक्शन है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप देखोगे यार सेक्शन 139 के अंदर 10 सब सेक्शंस हैं, देयर आर 10 सब सेक्शंस एंड द एंटायर सेक्शन 139 कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करेगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करेगा, फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। दूसरी चीज, अगर अपॉइंटमेंट में कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाए तो क्या होगा। तीसरी चीज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, किसी व्यक्ति को अपॉइंट ना किया जाए ऑन द एजीएम डेट तो वो रीअपॉइंट हो जाएगा। और चौथा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो सेक्शन 139 को आप 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो सर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कैजुअल वैकेंसी, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट एंड रोटेशन। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स नॉर्मल कंपनीज के केस में एंड गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, फर्स्ट ऑडिटर्स एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, एकदम सिंपल सी चीज है। अब नॉर्मल कंपनीज के केस में सबसेक्शन एप्लीकेबल है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 6, और गवर्नमेंट कंपनीज में सबसेक्शन एप्लीकेबल है, सबसेक्शन 5 एंड 7। तो गवर्नमेंट कंपनीज में सबसेक्शन एप्लीकेबल है 5 एंड 7, एंड नॉर्मल कंपनीज में सबसेक्शन एप्लीकेबल है 1 एंड 6। अब इसमें आप ये याद रखना सर, पहला वाला सब्सिक्वेंट है, दूसरा वाला फर्स्ट है, पहला वाला सब्सिक्वेंट है, दूसरा वाला फर्स्ट है, ठीक है ना जी। पहला वाला सब्सिक्वेंट है, दूसरा वाला फर्स्ट है। तो पहला वाला फर्स्ट नहीं है, आइडली क्या होना चाहिए था, पहले फर्स्ट आना चाहिए था, फिर सब्सिक्वेंट आना चाहिए था, बट लॉ मेकर बोल रहा है ना जी ना, पहले सब्सिक्वेंट फिर फर्स्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सर नॉर्मल कंपनीज में सबसेक्शन 1 एंड 6 लगेगा, तो यानी कि सबसेक्शन 1 सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बात करेगा एंड सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर्स की बात करेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनीज में जब अपन सबसेक्शन 5 एंड 7 की बात कर रहे हैं, तो सबसेक्शन 5 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात होगी, एंड सबसेक्शन 7 के अंदर फर्स्ट ऑडिटर्स की बातचीत होगी। उसके बाद सर ऑफिस में कोई भी कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो 139 सबसेक्शन 8 लगेगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के केस में 139 सबसेक्शन 9 लगेगा, सबसेक्शन 10 लगेगा साथ में, एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 से 4 तक के प्रोविजंस रिजर्व्ड हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल कंपनीज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो बोला नॉर्मली कंपनी के मालिक कौन है सर, शेयर होल्डर्स है। नॉर्मली कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स से क्या करने वाले हैं सर, मेंबर्स को अपॉइंट करने वाले हैं, एजीएम में करने वाले हैं, दैट इज द नॉर्मल प्रोविजन, एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि अगर कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो पहले एजीएम को तो भी टाइम है। अगर कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है सर तो पहले एजीएम को तो भी टाइम है। सेक्शन 196 जो फर्स्ट एजीएम का सेक्शन है वो बोलता है भैया अभी तो एजीएम को बहुत टाइम है, और उतना टाइम क्या बिना ऑडिटर्स के वेट करोगे क्या। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर्स के केस में वो जो पावर है ना वो बीओडी को दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया कि आप अपॉइंट कर लीजिए ऑडिटर्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप अपॉइंट कर लीजिए ऑडिटर्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 डेज का भी सर एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है सर कि जब अपन डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ते हैं सेक्शन 173 तो वहां अपन स्टडी करते हैं कि यार पहला बोर्ड मीटिंग
जो पहला बोर्ड मीटिंग होता है सर वो 30 डेज के अंदर होता है। तो पहला बोर्ड मीटिंग 30 डेज के अंदर होता है, इसीलिए बोला गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर्स को भी अपॉइंट करेगा बोर्ड मीटिंग में। और कौन सा रेजोल्यूशन पास करके करेगा सर? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके करेगा। एकदम लॉजिकल सी चीज है। और अगर वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट ना कर पाए तो इन दैट सिचुएशन उपाय नहीं है भैया, कंपनी के मेंबर्स को फिर जिम्मा उठाना ही होगा, कंपनी के मेंबर्स को फिर ऑडिटर्स को अपॉइंट करना ही होगा। तो लॉ में बोला गया कि 90 डेज के अंदर क्या करेंगे सर? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स को एट द ईजीएम बुलाया जाएगा और मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स को 90 डेज के अंदर एट द ईजीएम। और ये 90 डेज कब से काउंट किया जाता है सर? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन काउंट किया जाता है। ये 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन काउंट किया जाता है। हालांकि यहां पे डिस्प्यूट है, यहां पे डिबेटेबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब ये जो पहला ऑडिटर था, सिर्फ पहला ऑडिटर के लिए अपन ने बोला कि यार बीओडी अपॉइंट कर देगा, बीओडी अपॉइंट ना कर पाए तो मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे ईजीएम में 90 डेज में। लेकिन अब सोच के देखो यार, ये जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ पहला ऑडिटर के लिए है, यानी सब सेक्शन 6 की बात हो रही है सर। अब इसका टेन्योर कब तक वैलिड होगा? इसका टेन्योर सिर्फ एजीएम तक वैलिड होगा। एजीएम में सब्सिक्वेंटली कौन अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। क्या कौन अपॉइंट करेगा सर? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। और कौन सा रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करेंगे सर? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज ए मैटर ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके वहां पे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो जाएगा सबसेक्शन 1 के तहत। और एक बार ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट मेंबर्स ने कर दिया ना, तो सर टर्म 5 साल तक वैलिड रहने वाला है, यानी फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम वो टर्म रहने वाला है। पहले हर साल एक रेटिफिकेशन की बात हुआ करती थी सर, बट हर साल कोई रेटिफिकेशन का नीड नहीं है। जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है सर, आरओसी को उस चीज का इंटीमेशन जाता है। क्या जाता है? आरओसी को सर उस चीज का इंटीमेशन जाता है। जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है सर, तो उससे पहले अपन ऑडिटर का रिटर्न कंसेंट लेते हैं कि आप अपनी मर्जी से ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हैं, आप क्वालिफाइड हैं टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, आपका अपॉइंटमेंट लॉ के दिए गए सीलिंग लिमिट के तहत है एंड आपके अगेंस्ट कुछ भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वगैरह पेंडिंग नहीं है। तो ये सारी बातें अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है सर गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें सर, तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो माई बाप है ना, वो C&AG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो चाहे फर्स्ट ऑडिटर्स हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स हो, आप देखोगे कि वहां पे CAG का अच्छा खासा रोल रहने वाला है। तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सर फर्स्ट ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करेगा? C&AG करेगा। अब नॉर्मली सोचो भाई, C&AG को कितना टाइम मिलेगा? BOD को कितना टाइम मिला था? 30 डेज मिला था। लेकिन C&AG कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो C&AG को कितना टाइम मिलेगा? डबल मिलेगा, 60 डेज मिलेगा। अगर C&AG 60 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट ना कर पाए तो बोर्ड को ही करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। और अगर बोर्ड 30 डेज में ना कर पाए तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। तो वहां 90 डेज था, यहां 60 डेज है। वहां 90 डेज था, यहां 60 डेज है। तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सबसे पहले अपन ने क्या बोला? C&AG करेगा, 60 डेज के अंदर करेगा। C&AG नहीं कर पाया तो BOD करेगा, 30 डेज के अंदर करेगा। और BOD नहीं कर पाया तो वहां पे मेंबर्स करेंगे नेक्स्ट 60 डेज के अंदर करेंगे। और सब्सिक्वेंटली अगर बात करें तो हर साल अपॉइंटमेंट कौन करेगा सर? C&AG करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर करेगा। So 180 days from the commencement of financial year वो क्या करने वाला है सर? टेन्योर होल्ड करने, अपॉइंटमेंट करने वाला है, और जिसका टेन्योर वैलिड होने वाला है टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। एंड ईयर टू ईयर बेसिस में वहां पे क्या होता है सर? अपॉइंटमेंट होता है। ईयर टू ईयर बेसिस में वहां पे अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सर आता है कैजुअल वैकेंसी, दैट इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, कि अगर मान लीजिए वो जो ऑडिटर था उसके ऑफिस में वैकेंसी अराइज हो जाए, सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? वो जो वैकेंसी है कौन फुलफिल करेगा? अब ये जो वैकेंसी है दो कारणों से हो सकता है, या तो रेजिग्नेशन की वजह से हो सकता है या अदर देन रेजिग्नेशन की वजह से हो सकता है। एंड कंपनीज की भी बात करें सर, तो दो कंपनीज में वो डिवाइड हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनीज एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, तो वहां पे दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। तो सर अगर गवर्नमेंट कंपनी का बात है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वहां तो कैजुअल वैकेंसी C&AG फुलफिल करेगा, 30 डेज के अंदर फुलफिल करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज का मामला है तो अपन देखेंगे रेजिग्नेशन है या विदाउट रेजिग्नेशन है। नॉर्मल सिचुएशन है, विदाउट रेजिग्नेशन मतलब क्या हो गया सर? कि ऑडिटर अनसाउंड माइंड का हो गया, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, ये सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए अदर देन रेजिग्नेशन का रीजन है, सो इन दैट सिचुएशन BOD 30 डेज के अंदर कैजुअल वैकेंसी फुलफिल कर देगा, क्योंकि अगेन अपने पास एजीएम जितना वेट करने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर मामला रेजिग्नेशन
का है तो भैया दिस इज अ सीरियस सिचुएशन, समझो, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, यानी देयर आर सीरियस चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉड ईटीसी। तो बहुत सीरियस चांसेस है सर, फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं, तो मामला सीरियस है। तो रेजिग्नेशन के मामले में ना यहां पे बीओडी फुलफिल तो कर देगा कैजुअल वैकेंसी, लेकिन सर यहां पे 90 डेज के अंदर क्या करना होता है, मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। 90 डेज के अंदर कंफर्म कराना पड़ता है फ्रॉम द मेंबर्स दैट वी हैव अपॉइंटेड सो एंड सो पर्सन एज द ऑडिटर। सो बेसिकली बीओडी प्रपोजल रख देता है और 90 डेज के अंदर मेंबर्स से कंफर्मेशन दे देता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अलग होता है सर। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, बीओडी अपॉइंट कर देता है और 90 डेज के अंदर मेंबर्स को इंटीमेशन दे देता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। उसके बाद आता है सर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट 139 सबसेक्शन 9। अब 139 सबसेक्शन 9 क्या बोलता है कि भाई जब ऑडिटर का टर्म खत्म हुआ और मान लीजिए कंपनी ने किसी दूसरे व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, एंड वो जो जाने वाला ऑडिटर है जिसका टर्म खत्म हुआ है वो भी डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ है और उसने भी मना नहीं किया है टू कंटिन्यू एज ए ऑडिटर, तो ना कंपनी किसी और को अपॉइंट कर रही है जी, ना कंपनी किसी और को अपॉइंट कर रही है, ना वो ऑडिटर मना कर रहा है कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, ना वो ऑडिटर मना कर रहा है कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है ना। सो इन दैट सिचुएशन कंपनी उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर लेगा। क्या कर लेगा, कंपनी उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर लेगा। तो जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है ना 139 सबसेक्शन 9 का, वो क्या है कि रिटायरिंग ऑडिटर जो होगा ना सर, वो रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो जाएगा यदि वहां 3 बातें दी हुई हैं। सबसे पहले वो डिस्क्वालिफाइड ना हो, दूसरा उसने कंपनी को नोटिस देकर अपनी अनविलिंगनेस जाहिर ना करी हो कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, और तीसरा कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके किसी और को अपॉइंट नहीं किया है। तो अगर ये तीनों चीजें हैं ना सर, तो वो ऑडिटर का क्या हो जाएगा सर, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट 139 सबसेक्शन 9 सेज। और सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 में बोला गया कि किसी भी एजीएम के अंदर अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही क्या करेगा सर, कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये जो प्रोविजन है ना, ये तब वैलिड होगा सर अगर रोटेशन का कॉन्सेप्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ना हो। क्योंकि अगर रोटेशन का कॉन्सेप्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है तो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है ना, उसका जो टर्म वैलिड होता है ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक टर्म के लिए वैलिड होता है। एक टर्म मतलब 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और अगर एक फर्म है ना, तो उसका जो टेन्योर वैलिड होता है ना, वो 2 टर्म तक होता है। 2 टर्म तक मतलब एक टर्म 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का, मतलब 2 टर्म मतलब 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स का। उसके बाद ना मैंडेटरी उसको एक कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ता है, 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ता है। और वो जो 5 साल का समय है, उस 5 साल के समय में कोई दूसरा फर्म आकर ऑडिट करता है, कोई दूसरा फर्म या इंडिविजुअल आके ऑडिट करता है जिसका उस फर्स्ट ऑडिटर से कोई लेना देना ना हो, कोई कॉमन नेटवर्क वगैरह ना हो, कोई कॉमन ब्रांड नेम वगैरह ना हो। क्लियर है ना। तो यार लॉजिकल सा चीज है कि अगर रोटेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे क्या लगने वाला है सर, मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड लगने वाला है। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि सर ये जो कॉन्सेप्ट है रोटेशन का, यदि ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, अगर आप एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो एक टर्म 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आप काम करें, फिर एक 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा। अगर आप एक फर्म है तो 2 टर्म 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स करके 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आप काम करें, फिर एक 5 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा। और सर वो जो 5 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा ना, उस 5 साल के दौरान आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते हो, ना ही कोई ऐसा फर्म आकर उस कंपनी को ऑडिट कर सकता है जिसमें कॉमन पार्टनर है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैंने अपने पार्टनर को बोला कि जा 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 तो किसी दूसरे फर्म का पार्टनर बन जा और उस दूसरे फर्म को हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का ऑडिटर बना देंगे। नहीं, अगर एक ऐसा पार्टनर जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करता है वो जाकर किसी दूसरे फर्म में पार्टनर बन जाता है, तो वो जो दूसरा फर्म है ना, वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है टू बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर इन द कूलिंग ऑफ पीरियड। तो रेस्ट्रिक्शन है, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई कॉमन पार्टनर भी नहीं होना चाहिए। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जब नई फर्म अपॉइंट होगी कूलिंग ऑफ पीरियड में, तो कोई कॉमन पार्टनर भी नहीं होना चाहिए। कोई एक दूसरा फर्म भी रोटेशन पीरियड में उस कंपनी के अंदर एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना चाहिए जो हमारे कॉमन नेटवर्क को बिलोंग करता है, जो कॉमन ट्रेड नेम शेयर करता है, जो कॉमन ब्रांड नेम शेयर करता है। वैसी कंपनी भी अपॉइंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक बड़ा सिंपल है भाई कि अपन चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस रहे, कि नया जो फर्म आए वो इंडिपेंडेंटली काम करे। एंड तब क्या होगा कि यार सीए फर्म्स के मन में डर होगा कि अपन कहीं गड़बड़ी करेंगे तो नया चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है आके पकड़ ले, या हमारी पकड़ में कोई चीज ना आए तो हो सकता है सर नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के वो चीज पकड़ में आ जाए। ठीक है।
और याद रखिएगा सर, किसी ब्रेक को ब्रेक तभी माना जाएगा, किसी ब्रेक को ब्रेक तभी माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन अगर वो 5 साल तक का ब्रेक हो, अगर वो 5 साल तक का ब्रेक हो, अदरवाइज उसको ब्रेक नहीं माना जाएगा। अब सर ये जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है लगेगा किसमें, क्या सारी कंपनीज में लगेगा? क्या दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी? हमने बोला नहीं, सारी कंपनीज को नहीं लगेगा। किसको लगेगा सर? बोला रोटेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनीज को लगने वाला है। किसको लगने वाला है सर? लिस्टेड कंपनीज को लगने वाला है। उसके अलावा किसको लगने वाला है? ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को लगने वाला है सर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआरईओ से ज्यादा हो। तो ऑल अनलिस्टेड कंपनीज जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआरईओ से ज्यादा है उनको भी रोटेशन लगने वाला है सर। सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 सीआरईओ से ज्यादा हो उनको भी रोटेशन लगेगा। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआरईओ से ज्यादा है और प्राइवेट कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 सीआरईओ से ज्यादा है। ऑब्वियस सा चीज है ना यार, प्राइवेट कंपनी को थोड़ा तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा इन कंपैरिजन टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। या कोई भी ऐसी कंपनी चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, जिसका जो पब्लिक बोरोइंग है फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका जो पब्लिक बोरोइंग है फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो पब्लिक डिपॉजिट ले रखा है वो 50 सीआरईओ से ज्यादा हो, वो 50 सीआरईओ से ज्यादा हो तो यहां पे रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जहां भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआरईओ से ज्यादा है, प्राइवेट कंपनीज जहां भी पेड अप शेयर कैपिटल 50 सीआरईओ से ज्यादा है, या कोई भी ऐसी कंपनी जो बोरोइंग्स ले रखा है फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट दैट इज 50 सीआर और मोर, तो वहां पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनीज एंड small companies. 1% companies that is defined under section 2 clause 62 of Companies Act 2013 and small companies that is defined under section 2 clause 85 of Companies Act 2013. And small companies होती क्या है सर? What do you mean by small companies? तो small company means एनी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी ना हो। सबसे पहले क्या बोला सर? स्मॉल कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जिसका जो पब्लिक कंपनी ना हो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 सीआर से एक्सीड ना करे, जिसका टर्नओवर 20 सीआर एक्सीड ना करे, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 सीआर एक्सीड ना करे, टर्नओवर 20 सीआर एक्सीड ना करे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोला गया सर कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, एंड कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल स्टैट्यूट के तहत बना है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो दिस आर नॉट द स्मॉल कंपनीज। तो ये सारा मेन कॉन्सेप्ट है सर सेक्शन 139 के अंदर दैट यू नीड टू स्टडी। अपार्ट फ्रॉम दैट रूल्स के अंदर बताया हुआ है मैनर ऑफ प्रोसीजर, यू नो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। तो जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है ना उसमें कुछ इस तरीके से बातें की गई है सर। सबसे पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा, सबसे पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा उस बंदे का नाम जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है या उस फर्म का नाम जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। ऑब्वियसली ऑडिट कमेटी तभी रिकमेंड करेगा अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ रहेगा। उसके बाद बीओडी अगर एग्री करेगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी तो वो मेंबर को आगे फॉरवर्ड कर देगा उस बंदे का नाम, और फिर मेंबर्स अगर अप्रूव कर देंगे तो वो बंदा एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। एंड अगर बीओडी ऑडिट कमेटी के नाम से, ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से एग्री नहीं करता तो वो क्या कर देगा? ऑडिट कमेटी को दोबारा से सेंड बैक कर देगा कि वी डोंट एग्री विथ योर रिकमेंडेशन। ऑडिट कमेटी दूसरा रिकमेंडेशन देगा। फिर अगर बीओडी को रिकमेंडेशन पसंद आ जाए तो बीओडी मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देगा। और अगर ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन बीओडी को एकदम पसंद नहीं आ रहा तो बीओडी अपनी मर्जी से क्या कर देगा सर? ऑडिटर का नाम मेंबर्स को रिकमेंड कर देगा एंड मेंबर्स उस बंदे को एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर। उसके अलावा सर यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्म का भी रेफरेंस आता है सर एडीटी 1 कि जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा सर एडीटी 1 के अंदर आरओसी को इंटीमेशन जाना है, आरओसी को इंटीमेशन भेजना होगा, राइट? तो दिस आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट वी नीड टू रिमेंबर इन सेक्शन 139। उसके बाद आता है सर सेक्शन 140 दैट इज रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो रिमूवल रेजिग्नेशन की बात करें सर तो कुल मिला के 5 सब सेक्शंस हैं। सो वी हैव सब सेक्शन 1 दैट इज रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। ऑडिटर को उसका टर्म खत्म होने से पहले ही निकाल गया, टर्म का वेट भी नहीं कर रहा। अरे भैया टर्म तक वेट तो कर लेते, आप इतने निर्दय हो, आपने उसको टर्म से पहले निकाल दिया। सब सेक्शन 2 के अंदर बोला गया ऑडिटर्स रेजिग्नेशन। ऑडिटर अपनी मर्जी से रिजाइन करके जा रहा है। अगर ऑडिटर अपनी मर्जी से रिजाइन करके जा रहा है वो किसको किसको बता के जाएगा, राइट? सब सेक्शन 3 पेनल्टी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन अगर उसने इंटीमेशन नहीं दिया। सब सेक्शन 4 इज रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर का एक स्पेशल तरीका है सर, रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस। एंड सब सेक्शन 5 रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, दैट इज कंपनी लॉ का जो शक्तिमान है ट्रिब्यूनल। I always refer tribunal to a शक्तिमान of company law। तो कंपनी ट्रिब्यूनल क्या कर रही है सर? ऑडिटर को रिमूव करने का ऑर्डर पास कर रही है। तो सब सेक्शन 1 रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। ओ माय गॉड, ऑडिटर को टर्म से पहले निकाल रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। यहां तो सिर्फ बोल्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा सर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम नहीं चलेगा सर। आप ऑडिटर को टर्म से पहले निकाल रहे हो, आपको तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 3 अप्रूवल है सर यहाँ पे। एक तो बीओडी का रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा,
दूसरा सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और तीसरा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब सर आप मेरे को सीक्वेंस बताने में हेल्प करो सर, सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले घर में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करें सर, उसके बाद सीजी को एप्लीकेशन दे, सीजी का अप्रूवल ले ले, क्योंकि पता चला आपने पूरी सभा बुला ली मेंबर्स की, मेंबर्स से अप्रूवल ले लिया, एसआर पास करवा लिया, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो पहले आप गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो, फिर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो, ठीक है ना सर? इसका टाइमलाइंस क्या है? तो बोला सर सबसे पहले ना बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लो, घर में पास कर लो, उसका कोई टाइम लिमिट है नहीं। उसके बाद ना फॉर्म एडीटी 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दो विद इन 30 डेज की सीजी 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 प्लीज अलाउ अस टू रिमूव द ऑडिटर। उसके बाद सीजी जस्टिफाइड हो जाएगा, जब सीजी अप्रूवल दे देगा उसके बाद 60 डेज के अंदर आप क्या करिए सर, जनरल मीटिंग बुलाइए और स्पेशल रिजोल्यूशन पास कीजिए, ठीक है ना? जनरल मीटिंग बुलाइए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कीजिए, एंड ऑडिटर को रिमूव करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मत भूलिएगा, और यू हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इसको स्टेप्स के फ्लो में ड्राफ्ट करके आप बहुत बढ़िया तरीके से लिख के आ सकते हो। सब सेक्शन 2 ऑडिटर्स रेजिग्नेशन। अब ऑडिटर अगर खुद अपनी मर्जी से रिजाइन करके जाएगा सर, वो किसको बता के जाएगा, किसको इंटीमेट करके जाएगा? तो एक तो वो इंटीमेट करेगा कंपनी को, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ने ऑडिटर को क्या किया था सर, अपॉइंटमेंट किया था। और दूसरा वो इंटीमेशन देगा किसको? कंपनी लॉ का माई बाप, कंपनी लॉ का मंदिर, आरओसी। मैंने क्या बताया था कि भाई कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो जाना होता है और मंदिर में घंटा बजाना होता है। तो ऑडिटर का जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी आरओसी को इंटीमेट किया था, ऑडिटर का जब रेजिग्नेशन होगा तब भी आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा, दैट इज 140 सबसेक्शन 2 के तहत। और एक चीज याद रखिएगा सर, ये इंटीमेशन कौन से फॉर्म में जाएगा? ये इंटीमेशन एडीटी 2 में जाएगा, ठीक है ना? ये इंटीमेशन एडीटी 2 में जाएगा। और अगर ऐसा ऑडिटर ने नहीं किया, अगर ऑडिटर ने इंटीमेशन नहीं दिया तो सर, तो इन दैट सिचुएशन सर सब सेक्शन 3 में क्या लगने वाला है सर? पेनल्टी लगने वाला है। और पेनल्टी कितना लगने वाला है? मिनिमम 50,000 रुपए, मिनिमम 50,000 रुपीज तो लगने ही वाला है, मतलब 50,000 तो जेब से जाएगा ही जाएगा। और रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, तो मिनिमम 50,000 और रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। फिर पर डे बोला 500 रुपए लगते जाएगा, लगते जाएगा, लगते जाएगा, कंटिन्यूअसली लगते जाएगा फर्स्ट डे को छोड़ के। और मैक्सिमम फाइन लग सकता है सर 2 लाख रुपए, मैक्सिमम फाइन लग सकता है 2 लाख रुपए। तो दिस इज द पेनल्टी प्रोविजन। उसके बाद आता है सर सबसेक्शन 4 दैट इज रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस। अब जब हम रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस की बात करते हैं सर, तो स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट के बारे में ना सेक्शन 115 में दिया हुआ है, सेक्शन 115 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 115 में क्या बोला हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट, कि अगर कोई भी बंदा 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है, 1% ऑफ वोटिंग राइट हेल्ड करता है, या 5 लाख रुपीज का पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है, और वो बंदा अगर नोटिस देता है कंपनी में कि मैं इस ऑडिटर को या इस डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता हूं, या ग्रुप ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ वोटिंग राइट और 5 लाख ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगर नोटिस देते हैं कंपनी में कि वी वांट टू रिमूव द ऑडिटर और द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सो दैट नोटिस इज नोन एज द स्पेशल नोटिस। तो अगर वैसा नोटिस कंपनी के पास आता है टू रिमूव द ऑडिटर, ऑब्वियस सा चीज है यार, टेन्योर से पहले की ही बात हो रही है। अगर 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया तो एनीवेज रीअपॉइंटमेंट होना है। सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा सर, कि वो जो नोटिस आया था ना, वो जो नोटिस आया था वो बाकी मेंबर्स को फॉरवर्ड हो जाएगा, और ऑडिटर के पास भी राइट है कि वो अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके अपनी सेफ्टी में बाकी मेंबर्स को क्या कर दें सर, सर्कुलेट कर दें। और अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जितना समय नहीं है तो ऑडिटर के पास राइट होगा कि वो ऑरल रिप्रेजेंटेशन का राइट यूज करे, जनरल मीटिंग में अपने आप को डिफेंड करे। और जब जनरल मीटिंग में उसको अगर ऑरल रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलता है तो वो उस राइट को अब्यूज नहीं कर सकता है, वो उस राइट को मिसयूज नहीं कर सकता है, अदरवाइज उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के तहत गिल्टी माना जाता है, ठीक है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस। और फिर जाके एजीएम में फाइनली डिसाइड होता है कि ऑडिटर को निकालना है या नहीं निकालना है। और सब सेक्शन 5 होता है सर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कंपनी लॉ का शक्तिमान क्या कर रहा है सर, ऑडिटर को रिमूव कर रहा है। अब ट्रिब्यूनल ये चीज सुओ मोटो भी कर सकती है या फिर ऑन एन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो अपनी मर्जी से सुओ मोटो भी कर सकती है या फिर ऑन एन एप्लीकेशन बाय सीजी भी कर सकती है। ट्रिब्यूनल अगर सुओ मोटो रिमूवल करता है तो नॉर्मली कब करेगा सर, फ्रॉड के ग्राउंड्स में करेगा। अगर ऑडिटर ने फ्रॉड किया है या तो अकेले किया है या कॉल्यूजन में किया है विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देगा तब भी फ्रॉड के ग्राउंड में ही देगा। अगर सीजी एप्लीकेशन दे रहा है ट्रिब्यूनल को, सीजी इंटीमेट कर रहा है ट्रिब्यूनल को कि भाई इस ऑडिटर को हटाना है क्योंकि इसने फ्रॉड किया था, तो ट्रिब्यूनल 15 दिन में एक्शन लेगा और दूसरे ऑडिटर, उस ऑडिटर को हटाया जाएगा, दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है ना? वो जो ऑडिटर है जिसको ट्रिब्यूनल रिमूव करेगा सर, वो जो ऑडिटर है सर जिसको ट्रिब्यूनल रिमूव करेगा, अब वो ध्यान रखिएगा 5 साल तक किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर इन एनी कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। एंड सेक्शन 447 के प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और सेक्शन 447 कौन सा सेक्शन है सर, पेनल्टी फॉर फ्रॉड का सेक्शन है इन कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 447 भी उस बंदे के ऊपर एप्लीकेबल होगा।
तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन सेक्शन 140। उसके बाद आता है सर सेक्शन 141, दैट इज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पे 4 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 एंड 2 एलिजिबिलिटी की बात करता है, सब सेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, सब सेक्शन 4 वैकेशन ऑफ ऑफिस की बात करता है। तो सब सेक्शन 1 एंड 2 एलिजिबिलिटी की बात करता है। सब सेक्शन 1 कहता है कोई भी इंडिविजुअल जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है इफ ही इज हैविंग ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सब सेक्शन 2 फर्म की बात करता है कि एनी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और फर्म इंक्लूड्स एलएलपी यहाँ पे, कि एलएलपी भी क्या हो सकती है सर, एज ए ऑडिटर ऑडिट फर्म अपॉइंट हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाली कंडीशन क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इन एलएलपी मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। दिस इज द बेसिक कंडीशन कि एलएलपी में मैक्सिमम जो पार्टनर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, यहाँ पे फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। उसके बाद सब सेक्शन 3 में सर डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है कि कब कब एक बंदा एलिजिबल नहीं होगा टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर एंड कब कब वो डिस्क्वालिफाइड होगा। एंड सब सेक्शन 4 में ऑफिस वैकेट करने की बात की गई है कि भाई अगर एक बंदा कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है उसके बाद वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है अंडर सब सेक्शन 3, या कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है अंडर 139 सब सेक्शन 8, तो वहां पे उसको ऑफिस वैकेट भी करना पड़ जाएगा। अब सर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 का जो डिस्क्वालिफिकेशन है नॉर्मली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। क्लॉज ए से लेके आई तक सारे क्लॉजेस लगते हैं। इसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया है। सारे डिस्क्वालिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन कि अगर यहां डिस्क्वालिफाइड हुआ ना तो बंदा किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। दूसरा इन द सेम कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन कि बंदा डिस्क्वालिफाइड सेम कंपनी में होगा जिसका वो ऑडिटर है, उसकी जो ग्रुप कंपनीज है जैसे कि होल्डिंग सबसे एसोसिएट वगैरह, वहां डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगा। और तीसरा कैटेगरी कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज, कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज, और ग्रुप कंपनीज को यहां प्यार से बुलाते हैं सीएचएसए कंपनीज, यानी कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट, कि वो बंदा उस कंपनी में तो डिस्क्वालिफाइड है ही है, साथ ही साथ उसके ग्रुप कंपनीज में भी डिस्क्वालिफाइड है सर। तो क्लॉजेस को अननेसेसरली लॉ मेकर ने कॉम्प्लिकेट किया है, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है इस चार्ट की मदद से। तो पहला कैटेगरी सर यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशंस। तो यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर क्लॉज ए, क्लॉज जी, क्लॉज एच, 3 क्लॉजेस आते हैं सर। क्लॉज ए के अंदर आता है बॉडी कॉर्पोरेट। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो कभी भी ऑडिटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ए फर्म एंड एलएलपी ही ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। अब आपके मन में आएगा सर नॉर्मली बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन आप देखोगे उसमें एलएलपी शामिल होता है। नॉर्मली इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इन कंपनीज एक्ट तो उसमें एलएलपी शामिल होता है, इसलिए स्पेसिफिकली लॉ मेकर ने यहां पर क्लैरिफाई किया है बॉडी कॉर्पोरेट दैट डज नॉट इंक्लूड एलएलपी। उसके बाद क्लॉज नंबर जी, क्लॉज नंबर जी बोला गया है कि एक बंदा अगर ऑलरेडी 20 कंपनी से ज्यादा में ऑडिटर है तो वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि सीलिंग लिमिट 20 की है, सीलिंग लिमिट 20 की है। यानी एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज में ऑडिटर बन सकता है। अगर एक फर्म है 3 पार्टनर्स हैं तो मान लीजिए हर पार्टनर के पास 20-20 का लिमिट रहेगा, ठीक है ना, 20-20 का लिमिट रहेगा। ऑल्दो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। या फिर एक ऐसा बंदा जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है किसी भी कंपनी में, तो वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो बाकी कंपनीज का ऑडिट करेगा तो कैसे करेगा। लेकिन ये जो 20 कंपनीज का सेलिंग लिमिट है सर, इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं। ये जो 20 कंपनीज का सेलिंग लिमिट है इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं। दैट इज कि नॉर्मल सिचुएशन क्या है सर कि एक बंदा 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर 1% कंपनीज के ऑडिट की बात करें तो वो 20 के सेलिंग में काउंट नहीं आएगा। अगर स्मॉल कंपनीज की बात करें तो वो 20 के सेलिंग में काउंट नहीं होगा। अगर डोरमेंट कंपनीज की बात करें तब भी वो 20 कंपनीज का सेलिंग लिमिट में काउंट नहीं होगा। और अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 सीआर से कम है, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 सीआर से कम है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी 20 के सेलिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी, तो ये एग्जम्पशन उस प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलेगा, वो सेलिंग लिमिट में काउंट होगा। सर क्या बोला, दोबारा से रिपीट कीजिए प्लीज। सर ये जो 20 का सेलिंग लिमिट है वो 1% कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होगा, स्मॉल कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होगा, डोरमेंट कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 सीआर से कम है। लेकिन अगर उस प्राइवेट कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी, तो वो सेलिंग लिमिट में काउंट हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज नंबर एच आता है सर, अगर कोर्ट ने कभी भी कन्विक्ट किया है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो वो 10 साल के लिए गया मतलब गया 10 साल तक वो किसी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है सर। उसके बाद कुछ ऐसे क्लॉजेस आते हैं सर जिसमें सिर्फ इन द कंपनी वर्ड यूज है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन सेम कंपनी को अप्लाई करता है, उसकी ग्रुप कंपनीज को अप्लाई नहीं करता है।
जैसे कि क्लॉज नंबर बी स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, तो आप वहां ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, वहां ग्रुप कंपनीज को रेफर नहीं किया गया है, यानी दे आर पार्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दैट वेरी कंपनी, ठीक है ना। क्लॉज नंबर बी, इफ यू आर द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। फिर क्लॉज नंबर सी, इफ यू आर द पार्टनर ऑब्लिक एम्प्लॉय ऑब्लिक सच ऑफिसर और एम्प्लॉय, कि अगर वो जो ऑफिसर या एम्प्लॉय था अगर आप उसके पार्टनर हो या उसके एम्प्लॉय हो तब भी आप उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। एंड क्लॉज नंबर एफ, आप जो कंपनी का डायरेक्टर है वो तो अपॉइंट नहीं हो सकता एज ए ऑडिटर। जो कंपनी का केएमपी है, की मैनेजर पर्सनल, वो तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता एज ए ऑडिटर, क्योंकि केएमपी ऑफिसर के डेफिनेशन में आ जाएगा, डायरेक्टर ऑफिसर के डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन वो डायरेक्टर केएमपी का जो रिश्तेदार होगा, रिलेटिव होगा, वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता एज द ऑडिटर ऑफ दैट वेरी कंपनी, ठीक है ना। तो यहां पे हर किसी पार्टी को कवर कर लिया। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस थ्री क्लॉजेस, सिर्फ इन द कंपनी वर्ड यूज किया जा रहा है सर, ग्रुप कंपनीज को रेफर नहीं किया जा रहा है। हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे एक कॉन्ट्ररी आंसर भी साथ में लिख सकते हो यूजिंग द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि भाई वैसे तो लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के हिसाब से इन द कंपनी वर्ड यूज है, वैसे तो लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के हिसाब से इन द कंपनी वर्ड यूज है एंड रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली टू द कंपनी। लेकिन कंपनी हो सकता है कि उस पार्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर अपन ऑडिट एक्सेप्ट कर लें तो अपना इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो अपने को आइडियली ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप आंसर की ड्राफ्टिंग एग्जाम में कर सकते हैं। और तीसरा सिचुएशन है सर कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज, जहां पे हम सीएचएसए को रेफर कर रहे हैं, यानी कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट को रेफर कर रहे हैं सर। क्लॉज नंबर डी, क्लॉज नंबर ई, क्लॉज नंबर आई, तीन तीन क्लॉजेस हैं। तो क्लॉज नंबर डी सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्या बोला गया सर, देखना यहां पे याद रखना, इंडिविजुअल पार्टनर या रिलेटिव, इंडिविजुअल, मेरा पार्टनर मेरा रिलेटिव, ठीक है ना। कंपनी में होल्ड कर रहा है एसआईजी, कंपनी में होल्ड कर रहा है एसआईजी, ठीक है। तो इंडिविजुअल की बात हो रही है, मेरे पार्टनर की बात हो रही है, मेरे रिलेटिव की बात हो रही है। हम अगर रिलेटिव की बात करें सर, तो रिलेटिव का जो डेफिनेशन है कंपनी लॉ में, याद रखिएगा, सेम जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे, सेम जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे। इसके अंदर स्टेप का भी कॉन्सेप्ट आएगा, यानी स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप का भी कॉन्सेप्ट आएगा। खाली एक चीज यहां तक याद रखिएगा सर, भाभी, जीजू एंड स्टेप डॉटर रिलेटिव का डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। भाभी मतलब ब्रदर्स वाइफ, नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। जीजू मतलब सिस्टर्स हस्बैंड, नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। एंड स्टेप डॉटर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। बाकी जो भी स्टेप है, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सब कुछ आएगा, खाली स्टेप डॉटर रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आएगा। भाभी नहीं आएगी एंड जीजू नहीं आएंगे, ठीक है। और यहां पे कंपनी में क्या होल्ड करते हैं सर, एसआईजी, यानी सिक्योरिटी इंडेप्थनेस गारंटी। यानी सबसे पहले बोला, अगर मैं इंडिविजुअल, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव कोई भी कंपनी में या कंपनी की किसी ग्रुप कंपनी में सीएचएसए में सिक्योरिटी होल्ड करता है, तो अपन डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ दैट वेरी कंपनी। तो अगर मैं इंडिविजुअल, मेरा पार्टनर, मेरा रिलेटिव कंपनी में या उसकी किसी ग्रुप कंपनी में, सीएचएसए में, कंपनी होल्डिंग सबसी एसोसिएट, या एस ऑफ एच में, यानी सबसी ऑफ होल्डिंग में सिक्योरिटी होल्ड करता है, राइट, तो अपन डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब रिलेटिव के केस में ना थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया, एक्सेप्शन क्यों दिया, क्योंकि मेरी जो बीवी है ना मुझसे नाराज होके बैठ गई, मुझसे रूठ के बैठ गई और बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप मुझे कंपनी में शेयर होल्ड करने नहीं दे रहे हो। और भाई बीवी नाराज हो जाए तो तुमको पता है घर में कयामत आ जाती है। तो उस कयामत को रोकने के लिए लॉ मेकर ने बोला कि रिलेटिव चाहे तो, बीवी चाहे तो, मतलब रिलेटिव चाहे तो कंपनी में 1 लाख रुपीस तक का शेयर होल्ड कर सकती है, 1 लाख रुपीस तक का शेयर होल्ड कर सकती है, फेस वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू, और मैक्सिमम 1 लाख तक का शेयर होल्ड कर सकती है। अगर 1 लाख से ज्यादा का शेयर होल्ड किया तो 60 डेज का टाइम है तुम्हारे पास करेक्टिव एक्शन लेने का। मतलब रिलेटिव ने, मेरी बीवी ने लाख रुपए से ज्यादा का सिक्योरिटी होल्ड कर लिया, तो 60 डेज का टाइम है मेरे पास अपनी बीवी को रिक्वेस्ट करने का, मनाने का कि भाई अब अपने एक्स्ट्रा होल्डिंग बेच दीजिए और मुझे कंपनी का ऑडिटर बना रहने दीजिए। तो बड़ा ही एब्सर्ड प्रोविजन है। और ये जो रिलैक्सेशन है सिर्फ कंपनी में है सर, ग्रुप कंपनीज में नहीं है। और ये रिलैक्सेशन सिर्फ रिलेटिव को है, इंडिविजुअल पार्टनर को नहीं है। फॉर मी एंड द पार्टनर नॉट इवन 1 रुपीज होल्डिंग सिक्योरिटीज अलाउड। इंडेप्थनेस के केस में सर 5 लाख का इंडेप्थनेस का लिमिट दिया है, गारंटी के केस में 1 लाख का गारंटी का लिमिट दिया है। इंडेप्थनेस के केस में 5 लाख का इंडेप्थनेस का लिमिट दिया है सर, गारंटी के केस में 1 लाख का गारंटी का लिमिट दिया गया है। और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है सर, मेरे केस में भी सेम लिमिट है, पार्टनर के केस में भी, रिलेटिव के केस में भी, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी और द सीएचएसए और द एस ऑफ एच, यानी कंपनी होल्डिंग सबसी एसोसिएट और सबसी ऑफ होल्डिंग। उसके बाद आता है सर क्लॉज नंबर ई, दैट इज बिजनेस रिलेशनशिप। अब बोला मेरा या मेरे फर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ या सीएचएसए के साथ, कंपनी होल्डिंग सबसी एसोसिएट के साथ या एस ऑफ एच के साथ, सबसी ऑफ होल्डिंग के साथ। जो ऊपर था वो नीचे भी है, लेकिन यहां पे सर एक चीज एडिशन है, एस ऑफ एच प्लस
एस ऑफ ए, एस ऑफ एच प्लस एस ऑफ ए, यानी सब्सिडी ऑफ होल्डिंग के साथ सब्सिडी ऑफ एसोसिएट भी आ रहा है, सब्सिडी ऑफ होल्डिंग के साथ सब्सिडी ऑफ एसोसिएट भी आ रहा है। तो अगर मेरा या मेरे फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या सी एच एस ए के साथ या एस ऑफ एच के साथ या एस ऑफ ए के साथ, तो भाई वहां पे भी अपन ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो चाहे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो। इसका खाली एक एक्सेप्शन है सर कि अगर ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ बेसिस में हो रही है और उस रिलेशनशिप को, उस ट्रांजैक्शन को चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के द्वारा परमिट किया गया है, तो इन दैट केस दैट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। उसके अलावा क्लॉज आई है सर जिसके अंदर बोला हुआ है कि कोई भी फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर सेक्शन 144 सर्विसेज रेंडर करती है, यानी प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर करती है कंपनी को या होल्डिंग को या सब्सिडी को, कंपनी को या होल्डिंग को या सब्सिडी को, यानी पूरा सीएचएसए का लेयर यहां पे नहीं है, सिर्फ कंपनी है, होल्डिंग है, सब्सिडी है, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन है सर। और सर सेक्शन 144 सर्विसेज क्या है सर, तो सेक्शन 144 के अंदर प्रोहिबिटेड सर्विसेज की लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सा सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रेंडर नहीं कर सकता है, कंपनी का स्टैट ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता। जिसको याद करने का तरीका सर रेट्स, जिसको याद करने का तरीका सर रेट्स, तो ए से अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज हो गया सर, ए से एक्चुअरियल सर्विसेज हो गया, ए से अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज हो गया, एक्चुअरियल सर्विसेज हो गया, ए से इंटरनल ऑडिट सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हो गया, ठीक है ना। डी से डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गया, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड एस से बाकी प्रकार की अन्य सर्विसेज हो गए जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया। तो ये जो 8 सर्विसेज है पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, एक स्टैट ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सकता। याद रखिएगा सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो परफॉर्म कर सकता है, एक कंपनी का स्टैट ऑडिटर ये सारे सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता, यानी कि अकाउंटिंग, एक्चुअरियल, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अदर वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज। और अगर मैं ऐसा करता हूं सर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 139 सबसेक्शन 8 के तहत कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। इसका इंप्लीकेशन ये आएगा सर कि 141 सबसेक्शन 4 के तहत मेरे को ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा और 139 सबसेक्शन के 8 के तहत सर कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज के अंदर उस कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इतना सारा इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व है। तो ये हो गया सर अपना का पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ट, दैट इज सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। उसके अलावा सर सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन का सेक्शन बड़ा ही छोटा सा सेक्शन है, बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है। तो रेम्यूनरेशन में क्या आएगा सर, जो मेरा फीस है जो एंगेजमेंट लेटर में डिसाइड हुआ मैनेजमेंट के द्वारा वो आएगा, जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है जो ऑडिट के लिए लगेंगे वो आएंगे, ठीक है ना। अब याद रखिएगा सर, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मान लीजिए कंपनी ने मुझे मेरा रेम्यूनरेशन पे नहीं किया, तो क्या मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता हूं क्या? तो एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड बोलता है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऑडिटर तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा। अगर तुमको कोई रेम्यूनरेशन पे नहीं कर रहा तुम्हारा, तो तुम राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया सेक्शन 142। उसके बाद 144 सर आपने डिस्कस कर लिया, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 143 एक बार के लिए मैं छोड़ रहा हूं, अलग से आएंगे 143 पे। 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर बोला गया है सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑडिटर ही ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। बहुत लॉजिकल सी बात है। सेक्शन 146 के अंदर बोला गया सर अटेंडिंग ऑफ एजीएम। तो नॉर्मली क्या होता है यार, कंपनी जब जनरल मीटिंग के तहत नोटिस देगा टू द मेंबर्स, नोटिस भेजेगा, तो वो नोटिस ऑडिटर को भी भेजा जाएगा, और ऑडिटर को वो नोटिस अगर कंपनी ने जानबूझ के नहीं भेजा ना, तो वो नोटिस इनवैलिड हो जाता है। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास राइट होगा कि ही हैज द राइट टू अटेंड द एजीएम, ही हैज द राइट टू अटेंड द एजीएम। वो एजीएम पर्सनली भी अटेंड कर सकता है सर, ये अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है एजीएम अटेंड करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, वो जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ही शुड बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यानी कि वो आर्टिकल असिस्टेंट नहीं हो सकता सर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। एंड बीओडी यहां पे चाहे तो एग्जाम भी कर सकती है उस व्यक्ति को, ऑडिटर को, टू अटेंड द एजीएम ऑफ द कंपनी। उसके बाद सर सेक्शन 147 आता है सर, पेनल्टी का सेक्शन आता है 147, दैट इज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। सेक्शन 139, 144, 145 का कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन 139, 144, 145 का कॉन्ट्रावेंशन। अब यहां पे सर ऑडिटर के ऊपर जो पेनल्टी लगने वाला है उसको दो पार्ट में लॉ मेकर ने डिवाइड किया। एक नॉर्मली, भाई हो गया यार, गलती हो गई, इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है, तो नॉर्मल पेनल्टी लगने वाला है सर मिनिमम 25,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए, या फिर 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। तो 25,000 तो लगेगा ही लगेगा, 5 लाख भी लग सकता है सर। लेकिन मान लीजिए मेरा रेम्यूनरेशन ही 50,000 रुपए है, तो गरीब को कितना मारोगे? तो बोला और 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। लेकिन अगर आपने ये जो कॉन्ट्रावेंशन करा है सर, जानबूझ के किया है, विलफुली किया है, इट्स ए विलफुल कॉन्ट्रावेंशन। आपका जो इंटेंशन है सर वो क्रेडिटर्स को धोखा देना है, शेयर होल्डर्स को धोखा देना है, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज को धोखा देना है, तो जो 25,000 का मिनिमम फाइन था वो डबल हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा।
जो 5 लाख का मैक्सिमम फाइन था वो 25 लाख हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। जो कंपैरिजन अपन 4 टाइम्स ऑफ रेमुनरेशन से कर रहे थे वो 8 टाइम्स ऑफ रेमुनरेशन हो जाएगा। दैट इज मैक्सिमम अप टू 25 लाख रुपीज और 8 टाइम्स ऑफ रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। सिर्फ इतना ही नहीं सर, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जानबूझकर कॉन्ट्रावेंशन करा है सर, अब 1 साल तक आपको जेल भी जाना होगा, चक्के भी पिसना होगा। तो 1 साल तक आपको यहाँ पे जेल भी जाना पड़ेगा सर, चक्के भी पिसना पड़ेगा, और मैंडेटरी है सर, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, जाना ही होगा, क्योंकि आपने जानबूझ के फ्रॉड किया है। यहाँ पे बीओडी के ऊपर जो पेनल्टी है वो भी दिया हुआ है, बट दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बोल के आपने सिर्फ ऑडिटर वाली पेनल्टी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। उसके बाद सर अपने 2 मेन सेक्शंस आते हैं चैप्टर के, 2 main sections, 143 राइट्स एंड ड्यूटीज, वेरी लेंथी सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट, ठीक है ना, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। तो सेक्शन 143 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर मैं बोलता हूं भाई चैप्टर की जान है, चैप्टर की आन बान और शान है, द किंग ऑफ द चैप्टर, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज, जिसके अंदर आप देखोगे कुल मिला के सर 15 सब सेक्शंस हैं। अगर आपने सब सेक्शंस कर रखा है सर तो फटाफट एक रिकॉल कर लो मेरे साथ, नहीं कर रखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, सिर्फ प्रोविजन वाला पार्ट सुन लेना। सब सेक्शन याद करने के लिए मैंने तुमको एक अलग ऑडियो नोट दिया हुआ है फॉर सेक्शन 143। तो सबसे पहले सब सेक्शन 1 के अंदर ऑडिटर के राइट की बात हो रही है कि ऑडिटर के पास हक है, राइट है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड टू एक्सेस रिकॉर्ड, एंड उसके अलावा कुछ इंक्वायरीज की बात की गई है। सब सेक्शन 2 में बेसिक ऑब्जेक्टिव बोला गया है कि भैया ऑडिटर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। सब सेक्शन 3 सबसे मेन सब सेक्शन है पूरे सेक्शन का कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। सब सेक्शन 4 में बोला गया है कि अगर ऑडिटर अपने रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन देता है तो उसके रीजंस बताने होंगे। सब सेक्शन 5, 6, 7 गवर्नमेंट ऑडिट के लिए रिजर्व्ड है, गवर्नमेंट ऑडिट के राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए रिजर्व्ड है। सब सेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है ना, सब सेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद सब सेक्शन 9 खाली इतना कहता है कि ऑडिटर शुड कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और सब सेक्शन 10 कहता है कि सीजी हैज द पावर टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो 5, 6, 7 गवर्नमेंट ऑडिट के लिए रिजर्व्ड है, सब सेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट के लिए रिजर्व्ड है, सब सेक्शन 9 सेज ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, सब सेक्शन 10 सेज पावर ऑफ सीजी टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स। सब सेक्शन 11 में कारो की बात की गई है कि ऑडिटर को कारो कंप्लाई करना है, पावर ऑफ सीजी टू नोटिफाई कारो। एंड सब सेक्शन 12 से 15 में फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात की गई है कि ऑडिटर के पास सर्टेन फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ऑब्लिगेशंस हैं, ऑडिटर के ऊपर सर्टेन फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी ऑब्लिगेशंस आती हैं। क्लियर है जी? तो देखना सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, ठीक है। तो सब सेक्शन 1 में 2 बातें लिखी हुई हैं सर, एक राइट ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, एंड दूसरा टू एक्सेस रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डिंग प्लस सबसी प्लस एसोसिएट, ठीक है ना। अब देखना अगर हम लोग बात करें सर तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जब आप पढ़ते हो तो ऐसे 210 याद करो, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट याद करो, उसके अंदर वहां भी अपन ने पढ़ा था कि भाई अपन क्या करेंगे, प्री कंडीशन लगाएंगे मैनेजमेंट के सामने कि अगर मेरे को इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, रिकॉर्ड्स नहीं मिला तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। और उसी राइट का जिक्र यहां पे किया गया सर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर कि ऑडिटर के पास राइट है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेस रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डिंग प्लस सबसी प्लस एसोसिएट, प्लस यहां पे 6 तरीके की इंक्वायरीज के बारे में जिक्र किया गया कि ऑडिटर को 6 इंक्वायरीज करने होंगे, 6 इंक्वायरीज करने होंगे, और अगर इंक्वायरी का रिजल्ट प्रिजुडिशियल रहा तो रिपोर्टिंग करनी होगी। और ये 6 इंक्वायरीज को याद करने का तरीका बहुत आसान बताया था मैंने क्लास के अंदर कि आप मान लीजिए आप एलआईसी के ऑडिटर हैं, आपका बीपी हाई हो गया, आप एलआईसी के ऑडिटर हैं, आपका बीपी हाई हो गया, तो इंक्वायरी करने की बात है भाई कि आप एलआईसी के ऑडिटर, आपका बीपी हाई क्यों हो गया। तो एल से लोन्स एंड एडवांसेस के 2 पॉइंट है, एल से लोन्स एंड एडवांसेस के 2 पॉइंट है, आई से इन्वेस्टमेंट का 1 पॉइंट है, सी से कैश का 1 पॉइंट है, बी से बुक एंट्री का 1 पॉइंट है, पी से प्रिजुडिशियल एंट्रीज का 1 पॉइंट है। तो एल से लोन्स एंड एडवांसेस का 2 पॉइंट है कि भाई कंपनी जो भी लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह दे रही है, कंपनी जो भी लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह दे रही है तो वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, टर्म्स कंडीशंस वगैरह प्रिजुडिशियल है कि नहीं है, और दूसरा चीज कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट की तरह शो तो नहीं कर रहा है। आई से इन्वेस्टमेंट कि कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है सिक्योरिटीज में तो कहीं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम तो नहीं है, और ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। सी से कैश कि अगर कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को कैश में इश्यू कर रही है तो कहीं जो बैलेंस शीट है वो मिसलीडिंग तो नहीं है। बी से बुक एंट्रीज, कहीं कोई बिग बुक एंट्रीज तो नहीं है जो कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल है, कहीं कोई बुक एंट्रीज तो नहीं है जो कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल है, जैसे कॉन्ट्रा एंट्रीज होता है कि डेबिट को क्रेडिट से ऑफसेट कर दिया। एंड पी से पर्सनल एक्सपेंडिचर की कंपनी का जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो डायरेक्टर का जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो पी एंड एल अकाउंट में डेबिटेड तो नहीं है।
उसके बाद सबसेक्शन 2 के अंदर आता है सर ऑब्जेक्टिव या बेसिक ड्यूटी। आप बोल सकते हो कि ऑडिटर का जो बेसिक ड्यूटी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो रिपोर्ट करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। इसको भी आप ऐसे 200 से कोरिलेट कर सकते हो, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। वो भी सेम बात कहता है कि ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद सबसेक्शन 3 जो बेस सेक्शन है, अपना बेस सबसेक्शन है, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, आप देखोगे 17-18 पॉइंट्स है, जिसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले सेक्शन में लिखी गई कुछ बातें हैं, फिर रूल्स में लिखी गई कुछ बातें हैं। अब कैसे याद रखोगे आप सेक्शन का पार्ट ए बी सी डी, कैसे याद रखोगे ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी। और रूल्स के अंदर आप याद रखोगे डीपी, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेक्शंस में याद रखोगे सर ए बी सी डी, और रूल्स में याद रखोगे दीपिका पादुकोण, कि दीपिका पादुकोण ने ना कंपनी से कुछ रिटर्न में लिया है, दीपिका पादुकोण ने कंपनी से रिटर्न में कुछ लिया है। तो व्हाट इज ए बी सी डी, तो आप देखोगे सर ए से दो तीन पॉइंट्स निकल के आते हैं सर। ए से आप देखोगे कि ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड और नॉट, ऑल इंफॉर्मेशन प्लस एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड और नॉट, कि भाई मिला कि नहीं मिला। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाइड और नॉट, एएस कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, एएस कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, whether the financial statement complies with the accounting standard. Section 129 says that financial statement should comply with the accounting standard. और तीसरा, अगर कोई भी एडवर्स रिमार्क है, कोई भी एडवर्स रिमार्क है परटेनिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद सर आता है बी। अब बी से अगेन 2 से 3 बातें हैं सर। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप देखोगे कि कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं है, कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं है। दूसरा पे याद रखोगे सर कि कंपनी का जो बैलेंस शीट एंड पी&एल है वो बुक से टैली हो रहा है कि नहीं है, कंपनी का जो बैलेंस शीट एंड पी&एल है वो बुक से टैली हो रहा है कि नहीं। और तीसरा पे याद रखोगे कि कंपनी का अगर ब्रांच ऑडिट भी होता है, कंपनी का ब्रांच भी है, तो ब्रांच ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट स्टैट ऑडिटर को भेजा या नहीं भेजा, ब्रांच ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट स्टैट ऑडिटर को भेजा या नहीं भेजा, और भेजा तो स्टैट ऑडिटर ने उसे किस तरीके से डील करा है, किस तरीके से डील करा है, किस प्रकार से डील करा है। उसके बाद सी से आता है सर कंट्रोल्स, यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कि आप रिपोर्ट करोगे कि सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है, और कोई भी कमेंट है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो उसके बारे में भी आप बताओगे। और डी से आएगा सर डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, कि कंपनी के डायरेक्टर्स कहीं 164 सबसेक्शन 2 के तहत तो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि कंपनी ने कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स को फाइल करने में डिफॉल्ट तो नहीं किया आरओसी को 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स कंपनी ने आरओसी को फाइल नहीं करा है, या कंपनी अपना डिविडेंड वगैरह पे नहीं कर रही है, या डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वगैरह पे नहीं कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पैसा बनता है वो पे नहीं कर रही है, एंड दैट डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर, दैट डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स 164(2) के सबसे तहत डिस्क्वालिफाइड है तो वहां भी ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद आता है सर रूल्स। तो रूल्स में क्या याद रखोगे, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण रिटर्न में ले रही है कि कंपनी से रिटर्न में ले रही है, क्या रिटर्न में ले रही है कि क्या आप ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने के सारे फीचर्स हैं। तो डीपी अगर कंपनी की ऑडिटर होती तो वो कंपनी से रिटर्न में लेती कि क्या आप ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने के सारे फीचर्स हैं। व्हाट इज डीपी, डी फॉर डिले इन ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। फिर डी से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 2 पॉइंट आएगा, ठीक है ना। फिर पी से प्रोविजन फॉर लॉसेस, फिर पी से प्रोविजन फॉर लॉसेस, एंड पी से आएगा पेंडिंग लिटिगेशन, यानी डी से 2 पॉइंट आएगा, पी से 2 पॉइंट आएगा। उसके बाद रिटर्न में ले रही है, रिटर्न में ले रही है, रिटर्न में क्या ले रही है सर, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ना फंड्स का रीरूटिंग करती है या इन्वेस्टमेंट्स का रीरूटिंग करती है। मान लीजिए लेटर से कंपनी ए है जिसको पैसा लगाना है सी पे, कंपनी ए है जिसको पैसा लगाना है सी पे, लेकिन कंपनी ए सी को डायरेक्टली पैसा देना नहीं चाहता, तो इसलिए कंपनी ए क्या करता है सर, रीरूटिंग करता है। कंपनी ए बी को पैसा देता है, बी सी को देता है, कंपनी ए बी को देता है, बी सी को देता है, या कंपनी ए बी में इन्वेस्टमेंट करता है, बी सी में करता है। तो ऑडिटर कहता है कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, आप करें, लेकिन आप हमें रिटर्न में दे दें ऐसे सारे ट्रांजेक्शंस के बारे में, आप हमें रिटर्न में दे दे ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आप हमें रिटर्न में दे दे ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो ऑडिटर यहां पे रिटर्न में क्या लेगा कि आपने कहीं ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस तो नहीं करे हैं जिसके बारे में आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया है, ऐसे रीरूटिंग के ट्रांजैक्शंस तो आपने नहीं करे हैं सर जिसके बारे में आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया है। दैट इज व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू टेक इन राइटिंग, and he is also going to perform the audit procedures to ensure कि जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट दे रहा है वो appropriate दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
और अगला पॉइंट आता है सर कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कंपनी क्या ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने के सारे फीचर्स हैं और ऑडिट ट्रेल को वहां पे टेम्पर नहीं किया जा सकता। एंड उसके अलावा एक मैनेजर रेम्यूनरेशन का अलग से पॉइंट है सर, उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करना होता है कि मैनेजर रेम्यूनरेशन जो पे किया जा रहा है डायरेक्टर्स को वो सेक्शन 197 के लिमिट के तहत पे किया जा रहा है कि नहीं। यानी दीपिका पादुकोण ये भी देखेगी कि जो मैनेजर रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है वो 197 के लिमिट के तहत पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आ जाएंगी सर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद 143 सबसेक्शन 4 ऑडिटर हैज टू गिव द रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन इफ एनी। सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 गवर्नमेंट ऑडिट की बातें करता है। तो बेसिकली 139 सबसेक्शन 5 या 7 में जो गवर्नमेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ था, फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, तो वो जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो सीएजी ने किया था, कैग ने किया था, डायरेक्शंस दिया था सीएजी ने दिया था। अब वो रिपोर्ट भी सीएजी को सबमिट किया जाएगा, सीएजी के सारे डायरेक्शन सबमिट किए जाएंगे, डायरेक्शंस कंप्लाई किए जाएंगे और फाइनली वो जो रिपोर्ट है वो सर्कुलेट किया जाएगा टू द शेयर होल्डर्स। वो सारी बातें 143 सबसेक्शन 5 में लिखी हुई है। उसके बाद 143 सबसेक्शन 6 के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट की बात की हुई है कि सीएजी के पास पावर है सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने का, एडिशनल ऑडिट कराने का। अगर नॉर्मल ऑडिट से जी ना भरे, सीएजी को लगता है कि सप्लीमेंट्री ऑडिट की जरूरत है, जो कि विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होगा। और सबसेक्शन 7 के तहत दिया हुआ है कि सीएजी के पास पावर है टेस्ट ऑडिट कराने का। फिर सबसेक्शन 8 में ब्रांच ऑडिट की बात की गई है। तो सर ब्रांच का ऑडिटर कोई और भी हो सकता है, ब्रांच का ऑडिटर कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टैट ऑडिटर ही ब्रांच का ऑडिटर हो। यहां पे ऐसा 600 भी अप्लाई करता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, ऐसा 600 भी अप्लाई करता है। लेकिन जो ब्रांच ऑडिटर होगा सर वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। और ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा सर, अपना रिपोर्ट स्टैट ऑडिटर को भेजेगा और स्टैट ऑडिटर रिपोर्ट करेगा 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कि ब्रांच ऑडिटर ने मेरे को अपना रिपोर्ट भेजा कि नहीं भेजा एंड मैंने उसे किस तरीके से डील किया। फिर आता है सर 143 सबसेक्शन 9 के ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करने हैं। अब स्टैंडर्ड्स कौन प्रिस्क्राइब करेगा सर, सबसेक्शन 10 बोलता है सीजी प्रिस्क्राइब करेगा। और जब तक सीजी नए स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब नहीं कर देता तब तक हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो एक्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रखा है सर वही वैलिड होंगे। एंड सबसेक्शन 12 to 15 के अंदर फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात हो रही है सर, 11 के अंदर कारों की बात हो रही है और 12 to 15 के अंदर फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात हो रही है कि यदि मैं किसी कंपनी को ऑडिट करता हूं, यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को ऑडिट करता है और ऑडिट करते वक्त उसको एक फ्रॉड मिल जाता है या उसको सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन मिल जाता है जहां पे उसके पास रीजन टू बिलीव है कि देयर इज गोइंग टू बी अ फ्रॉड जिसका अमाउंट 1 CR या उससे ज्यादा है। कोई इंडिविजुअली कोई एक ट्रांजैक्शन मिल जाता है जिसका सस्पेक्टेड अमाउंट 1 CR या उससे ज्यादा है, जरूरी नहीं है एक्चुअल हो, सस्पेक्टेड भी हो सकता है। तो बोला गया सर वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा, वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा, 60 डेज के अंदर करना होगा, ADT 4 में करना होगा, ठीक है ना। जिसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है, सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2 दिन में इंटीमेट कर दें, 2 दिन में इन्फॉर्म कर दें। बीओडी आपको 45 डेज में जवाब देगा। 45 डेज में जब जवाब आ जाएगा बीओडी का तो अलॉन्ग विद द रिप्लाई ऑफ बीओडी आप सीजी को ADT 4 में सबमिट करोगे। और बीओडी का जवाब नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप सीजी को बिना बीओडी के जवाब के रिपोर्ट कर दोगे और ये भी बता दोगे कि भाई बीओडी ने कोई जवाब नहीं दिया था। और ये जो रिपोर्ट जाएगा सर ADT 4 में जाएगा। वो प्रॉपर्ली अगर हम बात करें सर तो वो जो रिपोर्ट है वो MCA को एड्रेस होगा, सील्ड कवर में जाएगा, ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर वगैरह साथ में लिखा रहेगा। ये सारी बातें बोली गई हैं। और ये जो प्रोविजन है सर फ्रॉड रिपोर्टिंग के, ये मुटेटस मोटेंडस कॉस्ट ऑडिटर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। यानी ये कॉस्ट ऑडिटर जब कॉस्ट ऑडिट करेगा तो उसको भी फ्रॉड रिपोर्टिंग का ध्यान रखना है, और जब एक कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा तो उसको भी फ्रॉड रिपोर्टिंग का ध्यान रखना है। और अगर ऐसा नहीं करा तो सर यहाँ पे पेनल्टी दी हुई है। और पेनल्टी का अमाउंट क्या है सर, लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख रुपए और अदर कंपनी के केस में 1 लाख रुपए। लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख रुपए एंड अदर कंपनी के केस में 1 लाख रुपए। दिस इज द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी, ठीक है ना सर। उसके बाद कॉस्ट ऑडिटर्स को क्यों नाराज करना है यार, यानी लॉ के अंदर एक सेक्शन अलग से कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए भी दे दिया, सेक्शन 148 दैट इज कॉस्ट ऑडिट एंड दैट इज रेड विद द कॉस्ट ऑडिट रूल्स। तो ये सेक्शन बड़ा सिंपल है भाई, ये सेक्शन बड़ा सिंपल है, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट की अगर हम लोग बात करें सर तो कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, हु डज द कॉस्ट ऑडिट। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या करता है सर, कॉस्ट ऑडिट करता है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या करता है सर, कॉस्ट ऑडिट करता है। उसके राइट्स एंड ड्यूटीज सारे स्टैट ऑडिटर वाले होते हैं, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सारे स्टैट ऑडिटर वाले होते हैं, जो अपन ऑलरेडी इस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। बट नॉर्मली जो क्वालिफिकेशन है वो सर कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करता है। उसके अलावा सर 2 चीज आपको सेक्शन के अंदर मेनली याद रखनी है। सबसे पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स कौन सी कंपनीज को मैंडेटरी प्रिपेयर करना है, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एंड दूसरी चीज सर कॉस्ट ऑडिट किसको कंडक्ट कराना है, कॉस्ट ऑडिट किसको कंडक्ट कराना है। एंड चौथी चीज एग्जम्पशंस फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट से एग्जम्पशन किसको मिल रहा है, एग्जम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, ठीक है ना।
और कंपनीज को यहाँ पे सर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रेगुलेटेड सेक्टर्स, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, एक रेगुलेटेड सेक्टर्स, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। तो रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर मेनली 6 सेक्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो जो बेसिक एसेंशियल सेक्टर है कि फर्टिलाइजर है, शुगर है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, ये सारा कुछ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारा कुछ। और बाकी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट 33 सेक्टर्स आते हैं, 33 सेक्टर्स आते हैं। अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रोविजन क्या बोलता है सर, कोई भी कंपनी चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आती है या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आती है, यानी 6 सेक्टर्स ऑफ द रेगुलेटेड सेक्टर प्लस द 33 सेक्टर्स ऑफ द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, अगर उसका ओवरऑल रिकॉर्ड, ओवरऑल टर्नओवर पिछले साल का 35 सीआर या उससे ज्यादा है ना, उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। 35 सीआर या उससे ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और इस बात का सिग्निफिकेंस एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारे ऊपर क्यों आता है सर, क्योंकि कारों में अपने को रिपोर्टिंग करनी होती है कि कॉस्ट ऑडिटर्स ने अपना रिकॉर्ड, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो कंपनी ने प्रॉपर्ली मेंटेन करा कि नहीं करा। अब सर कॉस्ट ऑडिट कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, तो सर यहाँ कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए अलग है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए अलग है, ठीक है ना। और डुअल रिक्वायरमेंट की बात की गई है, देखेंगे अभी। फिर एग्जम्पशन की बात की गई है सर, कॉस्ट ऑडिट से एग्जम्पशन किसको किसको मिलेगा। सबसे पहले याद रखना, एग्जम्पशन सिर्फ कॉस्ट ऑडिट से मिलता है, कॉस्ट रिकॉर्ड से नहीं मिलता है। एग्जम्पशन किसको किसको मिलेगा, तो सर अगर हम लोग बात करें तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, जिसका जो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट है वो 75% या उससे ज्यादा आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट, तो उस कंपनी को एग्जम्पशन मिल जाता है कॉस्ट ऑडिट से। उसके अलावा बात करें सर तो कोई भी कंपनी जो एसिड एक्ट में काम करता है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाता है। और तीसरी चीज अगर बात करें सर तो कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है, कैप्टिव कंजम्पशन खुद के खपत के लिए यूज करती है, तो उसको भी एग्जम्पशन दे दिया जाता है। और यानी कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन बचता है सर कॉस्ट ऑडिट की। कॉस्ट ऑडिट की अगर बात करें सर तो कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है, तो देखना सर इसको ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अलग है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अलग है। और दो पैरामीटर्स हैं, डुअल कंडीशन है दैट कंपनीज नीड टू सेटिस्फाई, कि उसके बाद कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल रहेगा। पहला ओवरऑल टर्नओवर देखना है ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, चाहे उसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया था या नहीं किया था। और दूसरा एग्रीगेट टर्नओवर देखना है उन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हुआ था, ठीक है। तो अब रेगुलेटेड सेक्टर का लिमिट याद रखो सर, नॉन रेगुलेटेड का अपने आप याद हो जाएगा। बोले रेगुलेटेड सेक्टर के केस में आपको देखना है सर ओवरऑल टर्नओवर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, चाहे उसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हुआ था नहीं हुआ था, 50 सीआर या उससे ज्यादा है कि नहीं है। सिर्फ इस कंडीशन कंप्लाई करने से काम नहीं चलेगा सर, उसके अलावा जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है ना सर जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हुआ था, उसका एग्रीगेट टर्नओवर भी 25 सीआर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली फुलफिल होंगी सर तो कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी रहेगा, ठीक है ना। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के केस में सर लिमिट को एनहांस कर दिया गया है, 50 सीआर को 100 सीआर बना दिया गया है, 25 सीआर को 35 सीआर बना दिया गया है, यानी ओवरऑल टर्नओवर 100 सीआर, एग्रीगेट ऑफ टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट 35 सीआर। तो ये डुअल बातें कंप्लाई करनी होंगी, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड के लिए अलग अलग लिमिट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, अपना कॉस्ट ऑडिट का लिमिट्स हो गया। दिस आर द वेरियस लिमिट्स ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। तो मोटा मोटी रूप में यही याद रखना सर आपको सेक्शन 148 के अंदर। तो आपने सारे सेक्शन नंबर्स देखे सर, अलग अलग एडीटी फॉर्म्स देखा, एडीटी 1, एडीटी 2, एडीटी 3, एडीटी 4, फाइन्स पेनल्टीज देखी, सब कुछ देखा है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करा है आपने 1 घंटे के अंदर। एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो रिविजनरी लेक्चर है सर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। एंड अगर आपको लगता है सर इस रिविजनरी लेक्चर से आपको बेनिफिट मिला है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलो यार, हजारों लाइक्स दो वीडियो को शेयर करना ना भूलो। एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड कमेंट करके बताओ भाई कि आपको नेक्स्ट रिवीजन वीडियो कौन सा चाहिए।